17 महीने जितना लंबा वक्त मुझे जेल में काटना पड़ा, वो क्या एक्सपीरियंस था? अच्छा तो किसी को नहीं लगता है जेल में रहना। मैं एक राजनीतिक लड़ाई के तहत जेल में आया हूँ। आपकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हुई और शायद उस दौरान आप उनसे मिल भी नहीं पाए, तो उन सब के बीच में लगता था कि यार राजनीतिक लड़ाई में ये सब चीजें क्यों। सरकार में वो सारी जिम्मेदारियां फिर से संभालते हुए मनीष जी कब नजर आएंगे? इस बीच में बहुत जल्द सीएम साहब भी बाहर आ जाएंगे, फिर आगे की भूमिकाओं के बारे में वो तय करेंगे। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने को सही मानते हैं मनीष जी, आपको लगता नहीं गलती हो गई? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, उससे बचाया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और मेरे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो 17 महीने के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से दिल्ली वालों के बीच हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली वाले इनसे पूछना चाहते हैं और मैं जानता हूं कि मनीष जी भी बेताब हैं अपनी बात को दिल्ली वालों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। मनीष जी, पहला सवाल तो यही है कि 17 महीने का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है। कभी मन में आया कि दिल्ली का डिप्टी सीएम, मैं मिनिस्टर, कोई दोष भी मुझ पर साबित नहीं हुआ और फिर भी 17 महीने जितना लंबा वक्त मुझे जेल में काटना पड़ा, वो क्या एक्सपीरियंस था? देखिए, अच्छा तो किसी को नहीं लगता है जेल में रहना, लेकिन मुझे बार बार यही ख्याल आता था कि मैं कुछ गलत करके तो जेल में आया नहीं हूँ। मैं एक राजनीतिक लड़ाई के तहत जेल में आया हूँ। कुछ लोग हैं जो इस देश में स्कूल की बातें नहीं होने दे रहे, इसीलिए आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोग स्कूलों में इस तरह से खड़े हैं। हमारे देश के स्कूल ऐसे हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत ये है, बिजली पानी जैसी चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं, बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए। तो उन सब का समाधान हम दे रहे हैं। तो जब आप राजनीति में गलत काम करने वाले लोगों से लड़ने के लिए आते हैं तो मेंटली फिर उस लड़ाई में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उसमें ट्रबल्स आएंगे, उसमें कठिन समय आएगा। तो मैं उसको यही मान रहा था कि ये उस राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। तो मैं तो एक राजनीतिक लड़ाई के हिस्से के रूप में जेल में था और यही बात मेरा मनोबल भी बढ़ाती थी। सरकार में रहते हुए एक नेता की जनप्रतिनिधि के तौर पर क्या जिम्मेदारी होती है, इसकी चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन आम पब्लिक भी बहुत बार ये भूल जाती है कि नेता भी, उसका भी तो एक परिवार है, वो एक पिता भी तो है, वो एक पति भी तो है। आपकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हुई और शायद उस दौरान आप उनसे मिल भी नहीं पाए। कभी बुरा लगा कि मैं परिवार के साथ नहीं खड़ा हूं? वो बुरा लगता था सोच के कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया यार कि मेरी वाइफ बीमार है, उससे मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। बाद में फिर करीब 1 साल के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे परमिशन दी उनसे एक समय पर मिलने की, लेकिन 1 साल तक तो बस हम फ़ोन पे ही 5 मिनट बात कर पाते थे। मेरा बेटा अभी कॉलेज में है तो उसकी भी एज कुछ ज़्यादा है, उस हिसाब से नहीं है जिम्मेदारी उठाने लायक, कॉलेज की जो एज होती है। तो उन सब के बीच में लगता था कि यार राजनीतिक लड़ाई में ये सब चीज़ें क्यों। आपको हमने चुनाव हराया, हम आपसे अलग तरीके का काम करके जनता के बीच में एक अपनी जगह बनाए हुए हैं। इस देश में हमेशा से इस तरह की राजनीति चलती रही है कि केंद्र में कोई और पार्टी है, राज्यों में कोई और पार्टी है, चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इतना वैमनस्य दिल में भर के राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी के दौर में भी पहली बार हुआ है। बीजेपी की सरकार में भी पहली बार रही है। मतलब मैं कई बार सोचता था वहाँ कि अगर अटल जी जैसे प्रधानमंत्री होते तो हमारी पीठ थपथपा रहे होते कि बहुत बढ़िया मनीष, अच्छा काम कर रहे हो एजुकेशन में, या हो सकता है बता रहे होते कि भाई मैं तुम्हारा काम देख रहा हूँ, इसमें ना तुम ऐसे और कर लो तो मुझे और अच्छा लगेगा। अटल जी जैसे प्रधानमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी के उस समय पे हम होते तो। पर अब देश का संयोग है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है उसके दिल में इतना जहर भरा हुआ है कि उन्हें बात तो वो देश की करते हैं, बात तो वो मानवत्व की उसकी करते हैं, अपने धार्मिक करते हैं, लेकिन काम सारे अधार्मिक करते हैं। दिलों में देश के लोगों के प्रति जहर भरा हुआ है। तो ये बहुत चिंताजनक है, लेकिन देश देख रहा है इसको भी। आपके कार्यकर्ताओं में तो जबरदस्त जोश है आपके बाहर आने के बाद। अब एक सवाल दिल्ली वालों के मन में भी है कि जेल जाने से पहले तो आप एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर इतने सारे मंत्रालयों की जिम्मेदारी आपके पास थी, सरकार में वो सारी जिम्मेदारियां फिर से संभालते हुए मनीष जी कब नजर आएंगे? देखिए, मुझे इस बारे में अभी यही कहना है कि मुझे पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से, लीडर्स की ओर से ये काम मिला है कि मैं दिल्ली भर में लोगों के बीच जाऊँ। मुझे कार्यकर्ताओं के बीच जाना है, वो कार्यकर्ता फिर मुझे और लोगों के बीच मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं और ये मुझे भी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है एक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से 17 महीने में सबसे कटा हुआ रहा, अपने परिवार से भी। अब उसको परिवार कोई लार्जर फॉर्म में देखें तो पार्टी कार्यकर्ता हैं, और उसी परिवार को रूप में देखें तो पूरी दिल्ली है। तो इन सब परिवारों से मैं कटा रहा, तो अपने परिवार से एक बार मैं मिल लूँ, दिल्ली में लोगों से मिल लूँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनके गली मोहल्लों में जाके मिल लूँ,
ये एक पारिवारिक माहौल में मुलाकात हो रही है। और कल मैंने पदयात्राएं की तो मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे मैं अपने परिवार से, बिछड़े हुए परिवार से मिल रहा हूँ। एक बार ये पूरा हो जाए उसके बाद मुझे कोई जल्दी नहीं है, तब तक मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बीच में बहुत जल्द सीएम साहब भी बाहर आ जाएंगे, फिर आगे की भूमिकाओं के बारे में वो तय करेंगे। आपने पदयात्रा का जिक्र किया, आपने पदयात्रा शुरू कर दी है। एक लंबे वक्त से आपकी पार्टी ये मैसेज दे रही है कि हम जो टॉप 4 नेता हैं उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। इस पदयात्रा में इस गलत तरीके से फंसाया गया के अलावा कोई और बड़ा मैसेज है जो आप देना चाहते हैं जनता को, या सिर्फ कनेक्ट करना मकसद है? देखिए, मैसेज तो अब हम गलत सही का भी नहीं दे रहे। लोगों ने बहुत प्रार्थनाएं की हैं। जो लोग मुझे कभी मिले भी नहीं, ऐसे ऐसे लोगों ने घरों में, अपने घरों में जोत जलाई है भगवान के सामने, तो उसमें दुआएं की हैं कि आदमी को गलत फंसाया गया है, इसको बाहर निकालिए। अरविंद जी को गलत फंसाया गया है, इन्हें बाहर निकालिए। भगवान से उन लोगों ने भी विनतें की हैं। बस मैं तो अब उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैं गली में जाके मिलता हूँ तो एकदम अपनेपन से मिलता हूँ। अभी कोई मैसेज नहीं है, बस अपनापन है। यहाँ से है एकदम, यहाँ जो मुझे मिल रहा है वो भी यहाँ से मिल रहा है, और जिससे मैं मिल रहा हूँ मैं भी यहाँ से मिल रहा हूँ। अभी इसमें बस इतना ही मैसेज है कि भाई मेरा और आपका दिल एक है। हमारा दिल में, मेरे दिल में भी बहुत प्रेम है, आपके दिल में भी बहुत प्रेम है। उस प्रेम को एक करते हैं, बाकी सब चलता रहेगा। एक मैसेज ये गया कि पार्टी के टॉप 4, पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो तो साहब जेल में है, तो पार्टी के बड़े फैसले ले कौन रहा है? जब से आप बाहर आए हैं, एक सवाल लोगों के मन में है कि क्या पार्टी के अब सारे बड़े फैसले मनीष? नहीं, पार्टी में फैसले हमारे यहाँ कई तरीके से लिए जाते हैं। उसमें पार्टी की एक लीडरशिप है, वो पार्टी के फैसले लेती है। जैसे मेरे को पदयात्राओं में जाना है, ये इस पर भी फाइनल फैसला पार्टी की लीडरशिप नहीं लिया। और अच्छी बात यह है कि जब पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी, मैं, संजय भाई जैसे हमारे सहयोगी, हम लोग अंदर रहे जेल में, उस वक्त पार्टी के अंदर और नई नई लीडरशिप बहुत शानदार तरीके से उभरी, जिन्होंने पार्टी को भी संभाला, और जिनकी सक्रियता से, जिनकी समझबूझ से, जिनके नेतृत्व से पार्टी टूटी नहीं। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का मनोबल तक नहीं टूटा। हर कार्यकर्ता और जोश के साथ में बाहर आया। तो मुझे लगता है क्राइसिस के समय में आपकी लीडरशिप भी और शार्प होती है और निखर के आती है। तो आज हमारे पास लीडरशिप की क्षमता और बढ़ी है। आपने बीजेपी पर इतने अटैक किए, तो बीजेपी ने भी आपके छूटने पर एक अटैक किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो ऐसे जश्न मना रही है जैसे कि मनीष जी बरी हो गए अदालत से। बिल्कुल, केस तो अभी चल रहा है, जमानत ही तो मिली है, इतना जश्न क्यों हो रहा है? ये मेरे अरेस्ट होने, जब मेरे ऊपर एफआईआर हुई थी, ये लोग भी ऐसी जश्न मना रहे थे जैसे मुझे फांसी हो गई हो। तब तो ये ऐसे ही जश्न मना रहे थे ना भाई, एफआईआर ही तो हुई थी, मुझे अरेस्ट ही तो किया था, कौन सा मुझे सजा हो गई थी? तो भारतीय जनता पार्टी पूरे नाचे क्यों फिरती थी? ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे पता नहीं फांसी लग गई हो, जैसे कोर्ट ने मुकर्रर कर दी हो सजा कि भाई अब तो इस आदमी को फांसी पे लगा दो। तो तब इतना जश्न क्यों मना रहे थे? आज मैं बाहर आ गया हूं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि लोकसभा इससे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मैं बाहर ना आ पाऊं, लेकिन इस देश में संविधान है, कोर्ट है, उन्होंने मुझे बाहर भेजा, तो अब ये इनके मुंह लटके हुए हैं। 17 महीने में कई चीजों का मलाल और अफसोस आपको जरूर रहा होगा, लेकिन शायद मुझे लगता है सबसे बड़ी घटना जो आपके वहां रहते हुए यहां हो गई वो थी लोकसभा का चुनाव। और परिणाम दिल्ली में आपके ज्यादा हक में रहे नहीं। आपके मन में मलाल जरूर होगा कि मैं बाहर होता, पार्टी के लिए कुछ कर पाता, कुछ और बेहतर परिणाम होते। परिणाम कितने बेहतर होते, इससे ये तो मुझे अब स्पेकुलेशन ही है, पर निश्चित रूप से इसका मलाल ज़रूर था कि एक वॉरियर जो फील्ड में रहता था, हमेशा लोगों के बीच रहता था। चुनाव ऐसा समय होता है किसी भी पॉलिटिकल वॉरियर के लिए कि वो मैक्सिमम जनता के बीच रहना चाहता है, लोगों के बीच रहना चाहता है, मिलना चाहता है लोगों से, एक्शन में रहना चाहता है। उस समय आपने मुझे एक 6x8 के कमरे में बंद करके रखा हुआ था, वो मलाल तो मुझे बहुत रहता था। एक बड़ा सवाल लोगों ने यह पूछा कि कांग्रेस के खिलाफ आपकी सारी राजनीति शुरू हुई, इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा बन गए, उनके साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव भी लड़ लिया। अब जब परिणाम आए हुए कुछ महीने हो गए हैं, तो पीछे मुड़कर देखते हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने को सही मानते हैं मनीष जी? आपको लगता नहीं गलती हो गई? देखिए, देश में इस वक्त की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या करने के लिए एक पार्टी बैठी है, इससे संविधान और लोकतंत्र को बचाया जाए। ये बहुत बुरी स्थिति में देश को पहुंचा देंगे अगर इन पर अंकुश नहीं लगाया। पार्टियों की सबकी लड़ाइयाँ रहेंगी, अलग अलग पार्टी हैं तो उनके मतभेद भी रहेंगे, उनके भीतर जो है इश्यूज़ को लेकर टकराव भी रहेंगे सबके आपस में। कुछ लोग साथ होंगे, कुछ लोग अलग अलग होंगे, लेकिन इस वक्त पूरे देश की ज़रूरत ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, उससे बचाया जाए। क्योंकि लोकतंत्र अगर ख़त्म हुआ या कमज़ोर पड़ा तो किसी पार्टी के लिए नहीं,
सत्ता और अपोजिशन के लिए नहीं, आम आदमी के लिए पड़ेगा, जो वो आम आदमी के लिए जिसके पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी देश को आज़ाद करा के लोकतंत्र लाने के लिए। उस लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारी तो छोड़िए, कांग्रेस की छोड़िए, जो लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गले में बाहू डाल के चल रहे हैं, लोकतंत्र उनके लिए भी ज़रूरी है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव को भी वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन कल ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव की डेट अनाउंस हो गई है। क्या तैयारी है? क्या उसी गठबंधन के साथ जाएंगे, सारी सीटों पर लड़ेंगे? कुछ सोचा है पार्टी ने हरियाणा को लेकर? नहीं, अभी मेरी चिंता तो लगातार लोगों से दिल्ली के बारे में ही थी और हरियाणा पे एक अलग टीम काम कर रही है। अरविंद जी अब बाहर आएंगे तो फिर भी अगर आप थोड़ा कुछ बता सके हरियाणा को लेकर। अभी मेरे लिए कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी कुछ ऐसा निर्णय वहाँ है नहीं कि अब आकलन करने का समय आया है। जब चुनाव सर पे आया है तो उसी वक्त आकलन किया जाता है, उससे पहले सब लोग अपनी तैयारी करते हैं। तो इस आकलन के बाद में जो भी स्थिति होगी तब तक अरविंद जी भी बाहर आ जाएंगे और सब मिलकर तय करेंगे कि अब आगे हमारा कदम क्या होगा। आखिरी के 2 सवाल है मेरे। एक तो ये है कि केंद्र सरकार से खटपट का नुकसान तो आपको होता है, आप कहते हैं एलजी साहब एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, तो हो रहा है ना नुकसान इसका दिल्ली वालों को, इससे निकलने का तरीका क्या है? देखिए, बात केंद्र सरकार से खटपट की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में डेमोक्रेसी खत्म कर दी। संविधान की सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि साहब दिल्ली में भी डेमोक्रेसी है, दिल्ली में भी लोग अपनी सरकार चुनेंगे और उस चुनी हुई सरकार से काम कराएंगे, उसी चुनी हुई सरकार को पावर होगी फैसले लेने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हम संविधान को नहीं मानते, हम संवैधानिक पीठ के फैसले को भी नहीं मानते, हम तो दिल्ली में कानून बदल देंगे। तो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या करते हुए दिल्ली में कानून बदल दिया, दिल्ली में संविधान को चीथड़े उड़ा दिए। उन्होंने बोले संविधान में लिखा होगा लोग अपनी सरकार चुनेंगे, हम नहीं मानते किसी चुनी हुई सरकार को, हम तो भारतीय जनता पार्टी हैं, हमारा लोकतंत्र से क्या लेना देना। ऐसा करके उन्होंने तो जब लोकतंत्र की हत्या होगी तो नुकसान तो सबको होगा, उसमें चुने हुए मंत्रियों और मनीष जी तो ब्लेम गेम चलता रहेगा, फिर ब्लेम गेम सॉल्यूशन थोड़ी क्या है? ब्लेम गेम थोड़ी। अभी पानी भरा तो ये कहा गया कि साहब हमको काम नहीं करने देते, अधिकारी तो हमारी सुनती नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे पास है नहीं। ब्लेम गेम थोड़ी है, हकीकत है, ये हकीकत नहीं है क्या? इसमें कोई ब्लेम गेम कहाँ से आ गया मुझे बताइए ना। हाँ। ये ब्लेम गेम कहाँ से हो गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार फैसले लेगी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है साहब चुनी हुई सरकार को कोई फैसले लेने का हक नहीं है, एलजी को है, और उन्होंने उस पर कानून बना दिया। वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब हमको दो ना सारे फैसले लेने का अधिकार, संविधान ने हमको दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमको दिया है, क्यों आप बीच में टांग अड़ाते हो? और उसके बाद देखो एक और खास सवाल जो अंतिम सवाल है इस इंटरव्यू का, और वो ये है कि जब टॉप 4 इतने लंबे समय तक जेल में रहें और उन पर ये सवाल उठने लग जाएं और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगने लग जाएं, क्या ये वक्त आ गया है कि सरकार के तौर पर कोई ऐसी नई योजना या कोई ऐसा नया काम दिल्ली वालों के बीच में लेकर जाया जाए, यानी कि अपने पिटारे में से कुछ ऐसा निकाला जाए कि दिल्ली वालों का भरोसा एक बार फिर से आप पर कायम हो सके? क्या कोई ऐसी प्लानिंग आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी? देखिए, मैं इस रूप में देखता ही नहीं हूँ। मैं इस रूप में नहीं देखता कि दिल्ली वाले या देश के लोग किसी के पिटारे की तरफ देख रहे हैं। दिल्ली के लोग हों या पूरे देश के लोग अपने बच्चों की तरफ देखते हैं कि भाई हमारे घर में ये बच्चा है, इसकी अच्छी एजुकेशन कहाँ मिल सकती है, अच्छे सरकारी स्कूल में मिलेगी या घटिया सरकारी स्कूल में मिलेगी, महंगे प्राइवेट स्कूल में मिलेगी या ऐसे प्राइवेट स्कूल में मिलेगी जहाँ मैं अपनी सैलरी में इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। लोग ये देखते हैं। लोग ये देखते हैं कि मेरे घर में कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको इलाज ठीक से मिल जाएगा। लोग ये देखते हैं कि मेरे अपनी औकात के हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल सैलरी के हिसाब से मैं जो घर में बल्ब यूज़ कर रहा हूँ, एसी या फैन या कूलर यूज़ कर रहा हूँ, उसका बिल मैं चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा, बिजली सस्ती है, जीरो बिल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लोग अपने पिटारे को देखते हैं, अपनी जेब को देखते हैं, अपनी ज़िंदगी को देखते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार में काम हुए वो लोगों के परिवार में खुशहाली लाने के लिए हुए, महंगाई से लड़ने में लोगों की मदद करने के लिए हुए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हुए, इलाज कराने के लिए हुए। तो आज भी अगर हम यही काम अच्छे से करें और पूरे देश में सारी सरकारें मिलकर यही काम अच्छे से करें, भारत को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम ये ना करें, उसके बाद पिटारे पे पिटारे खोलते रहें और जुमले पे जुमले खोलते रहें, तो देश पे झूठ ही बोल रहे होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे होंगे। सवाल तो बहुत सारे मनीष जी, मुझे लगता है, लेकिन आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, वक्त इतने की इजाजत देता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस इंटरव्यू के जरिए दिल्ली वाले आपसे जो पूछना चाहते थे उनमें से कई सवालों के जवाब उन्हें मिले होंगे और आप जो बात उन तक पहुंचाना चाहते थे वो बात उन तक पहुंच पाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया मनीष जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 17 महीने जितना लंबा वक्त मुझे जेल में काटना पड़ा, वो क्या एक्सपीरियंस था? अच्छा तो किसी को नहीं लगता है जेल में रहना। मैं एक राजनीतिक लड़ाई के तहत जेल में आया हूँ।
आपकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हुई और शायद उस दौरान आप उनसे मिल भी नहीं पाए। तो उन सब के बीच में लगता था कि यार राजनीतिक लड़ाई में ये सब चीजें क्यों। सरकार में वो सारी जिम्मेदारियां फिर से संभालते हुए मनीष जी कब नजर आएंगे? इस बीच में बहुत जल्द सीएम साहब भी बाहर आ जाएंगे, फिर आगे की भूमिकाओं के बारे में वो तय करेंगे। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने को सही मानते हैं मनीष जी, आपको लगता नहीं गलती हो गई? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, उससे बचाया जाए।